इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीत यादव जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते समझते हैं कि जो भाजपा, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, तमाम जो लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो यादव और मुसलमानों की पार्टी है, उसमें कितनी सच्चाई है और ये लोग कैसे उसका खंडन करते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। समाजवादी पार्टी सभी वर्गों की बात करती है, सभी के हक की बात करती है, सभी के अधिकार की बात करती है, सभी के सम्मान की बात करती है। समाजवादी पार्टी इसीलिए पीडीए का नारा दे करके 2024 के चुनाव में लड़ी थी और भाजपा को यहाँ से ज़बरदस्त पटकनी भी हम लोगों ने दिया और कुछ सीटें जो है बेईमानी करके भाजपा के लोग उत्तर प्रदेश में जीत गए, नहीं तो ये आते 20 सीटों पर भाजपा के लोग। और हम पूछना चाहते हैं कि कैसे ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी केवल एमवाई और मुस्लिम और यादव की पार्टी है। अगर एमवाई में जो है केवल यादव अगर मुस्लिम को देखा जाए तो मात्र समाजवादी पार्टी 11 सीट दी है, 5 यादव और 6 मुस्लिम। तो कैसे और अदर बैकवर्ड जो टिकट पाए, भाई 9-10 टिकट कुर्मियों को मिला था जिसमें 7 कुर्मी जीते हैं। 5 टिकट जो है कोयरी बिरादरी को, मौर्य बिरादरी को दिया गया जिसमें 4 जीते हैं। निषाद में हमारी पार्टी को दिया गया 3-4 जीते हैं। और जो है सबसे बड़ी बात कि मेरठ जैसी सामान्य सीट पर और अयोध्या जैसी सीट पर हमने दलित लड़ाने का काम किया और अयोध्या सीट से दलित जो है अवधेश प्रसाद जो है चुनाव जीत करके आए। इससे बड़ा क्या सम्मान होता है। जिस राम के नाम पर ये डंका पीट रहे थे जो है मोदी जी, योगी जी, उस अयोध्या में हमने इनको हराया। और मेरठ में जो राम का रोल किए हुए थे अरुण गोविल, वो चुनाव हार रहे थे लास्ट तक, उनको किसी तरीके से कुछ मतों से बेईमानी करके हरा दिया गया। जैसे एक मौर्य बिरादरी को हमारे फूलपुर में इलाहाबाद में अमरनाथ मौर्य को जबरिया 3-4 हज़ार वोटों से हरा दिया गया। इसी तरीके से कई सीटों पर हमारे साथ जो है ये लोग बेईमानी करके चुनाव जीत गए। केवल बीजेपी आरोप लगाती है। बात इसलिए यादवों से इनको दिक्कत है क्योंकि यादव जो है आरक्षण पे खुल करके मुखर हो करके अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए, पिछड़ों की लड़ाई के लिए, दलितों की लड़ाई के लिए, उनके सम्मान के लिए खड़ा रहता है। इसलिए यादव जो है इनके नाक में बाल किए रहता है हमेशा, आयोग से लेकर के। और जो पिछड़ी जातियों का हक मारा जा रहा है भर्तियों में, चाहे वो पुलिस की भर्ती रही हो, चाहे नेपाल की भर्ती रही हो, चाहे प्रोफेसर की भर्ती रही हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती रही हो, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर को ही देख लीजिए। जहाँ भी पिछड़ों के अधिकार की बात आती है, दलितों के अधिकार की बात आती है, तो यादव जो है ये डायनेमिक जो है जाति है, लड़ने वाली जाति है, ये अग्रेसिव है, ये पढ़ने लिखने वाली जाति है। पहले हमारे ऊपर आरोप लगता था कि हम लोग केवल भैंस चराएं। राम नरेश जी की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, तो क्या नारा लगाते थे ये लोग कि राम नरेश वापस जाओ, गांव जा करके भैंस चराओ। और नेताजी ने जब सरकार बनाई, जब ये मुसलमानों को हक देने के लिए, पिछड़ों का हक देने के लिए, दलितों का हक देने के लिए आगे आए, तो क्या कहा गया इनको? मुल्ला मुलायम सिंह नारा दिया गया जब कानून की रक्षा करने के लिए और संविधान को बचाने के लिए इन्होंने कार्रवाई की उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ी बात है कि नेताजी जो थे उन्होंने पंचायत में आरक्षण दिया। पंचायत में आरक्षण देने से कितने प्रधान, कितने बीडीसी, कितने जिला पंचायत सदस्य, कितने प्रमुख होने लगे पिछड़ी जातियों के। तो क्या उसमें यादव ही होता है? उसमें केवल मुसलमान होता है? अन्य पिछड़ी जातियों के लोग क्या उसका लाभ पंचायत में नहीं ले रहे हैं? हम कहते हैं कि आयोग में आप एक बात बता दें बहुत ज़रूरी कि नेताजी जो इंग्लिश की अनिवार्यता थी, अंग्रेजी की अनिवार्यता थी जो है, और हिंदी के भाषी क्षेत्र के जो उत्तरी भारत के हमारे नौजवान होते थे जिनकी इंग्लिश कमज़ोर होती थी, तो नेताजी से उन लोगों ने मांग किया कि आप इंग्लिश की अनिवार्यता ख़त्म कर दीजिए। नेताजी ने इंग्लिश की अनिवार्यता ख़त्म कर दिया और जो है कहा कि इंग्लिश अनिवार्य नहीं रहेगी, हिंदी में भी लोग परीक्षा दे सकते हैं। तो इसके बाद होने लगे उत्तरी भारत से भी और हिंदी भाषी क्षेत्र के भी पीसीएस और आईएएस में ज़्यादा लड़के होने लगे। नहीं तो वही जो इंग्लिश दक्षिणी भारत से लेकर के उधर के
छात्र जो है ज़्यादा आयोगों में हो जाते थे, IAS PCS बन जाते थे। नेताजी ने एज चांसेज बढ़ाया, पहले 5 चांसेज था IAS में, नेताजी ने 7 चांस कर दिया। तो उसका क्या लाभ हम ही ले रहे हैं, यादव मुसलमान ले रहे हैं? उसका लाभ क्या जनरल के लोग नहीं ले रहे हैं? उसका लाभ क्या OBC के अन्य लोग नहीं ले रहे हैं? नेताजी ने इतने बड़े बड़े काम किए। आप बताइए, अस्पतालों में दवाई की पर्ची नेताजी ने 1 रुपये कर दिया था, तो जो दवा हो रही है तो क्या यादव मुसलमान ही उसका लाभ ले रहा है 1 रुपये पर्ची का? उसका तो पूरा सर्व समाज लाभ ले रहा है ना। इसीलिए यादव का विरोध होता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि किसी भी पिछड़े समुदाय और दलित समुदाय की महिलाओं के साथ जब अत्याचार होता है, उनके थानों में जब दलितों के साथ अत्याचार होता है, तो यादव डट करके उसका विरोध करता है। और बीजेपी नहीं चाहती है उत्तर प्रदेश में कि कोई उसका विरोध करे, उसका जो है टक्कर दे। इसीलिए जो है हमको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। आयोग में भी अनिल यादव के नाम पर किस तरीके से बदनाम किया गया, यादव आयोग बोला गया था, यादव आयोग बोला गया, वहाँ पर भैंस आयोग लिखा गया, क्या क्या लिखा गया। अखिलेश यादव जी को गाली दी गई, जो गाली दी गई हम बता नहीं सकते आपके माइक पे, हम लोग उसके गवाह हैं, हम लोग उस लड़ाई को लड़े हैं। और ये बताइए कि जब संजय श्रीनेत इस तरीके से बेईमानी कर रहे हैं आयोग में जा करके, आपको एक घटना बता दें कि PCSJ मेंस की परीक्षा जो हुई थी, एक लड़की जाती है कोर्ट में और उसकी कॉपी जो है रिवीजन के लिए, जांच के लिए मंगाई जाती है, तो उसमें जो है वो पास पाई जाती है, उसकी कॉपी की जगह दूसरे की कॉपी जांच दी जाती है। 50 लड़के जो है कोर्ट में गए और 50 की कॉपी हाई कोर्ट के जज के सामने जांची गई और सारे के सारे पास पाए गए और दूसरे लोगों को जज बना दिया गया। इस तरीके से संजय श्रीनेत कर रहे हैं आयोग में बैठ के, ठाकुरवाद और ठाकुर सियाती चलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे आयोग नहीं चलेगा। LT ग्रेड की परीक्षा इसी बीजेपी की सरकार में, आप बताइए, यादव लड़ा उसमें, अंजू कटियार परीक्षा नियंत्रक उनकी जेल गई बकायदा। सुक्ता सिंह 68,500 की नौकरी में आपने देखा होगा कि किस तरीके से पेपर आउट हुआ और उसकी कॉपी जला दी गई कि कोई प्रूफ न मिल पाए। और एक शराब का DJ बजाने वाला टॉप कर जाता और सुक्ता सिंह बर्खास्त होती हैं, फिर यही सरकार उनको बहाल कर देती है केवल स्वजाति के नाते, और जा करके जबरदस्ती वो जो है बैठ जाती हैं। फिर तो अन्य जो पिछड़ी जातियां हैं, 1 मिनट, 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर कोई लड़ रहे हैं पिछड़ी जात के लोग, जिसमें 18,000 जो है आप पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के इन्होंने लिखा योगी सरकार को, और योगी सरकार ने जानते हैं उनका क्या असर किया, उनको पिछड़ा वर्ग आयोग के पद से ही हटा दिया अध्यक्ष को कि आपने ऐसा क्यों लिखा। 18 और 6,000 कुछ भर्तियां जो है इन्होंने कहा कि हम देंगे, वो भी नहीं दिए और सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया, डबल बेंच का ऑर्डर, आज तक नहीं भर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के बेचारे कितने पिछड़े और दलित समुदाय के बीजेपी में जो नेता हैं, उनके जाकर के चौखट पर लोगों ने आंसू बहाया, उनसे मांग की कि हमारी मांगे मनवाई जाए। बताइए कौन लड़ा? और ऊपर से ये ओम प्रकाश राजभर क्या बोला कि पिछड़े हैं, ये अभी और लतियाए जाएंगे। इस तरीके की भाषा इनके मंत्रियों की, और पिछड़े समुदाय से आते हैं और वोट लेने का काम करते हैं पिछड़ों का, तो ऐसे नहीं चलेगा। यादव उसका डट करके विरोध करता है, इसीलिए बीजेपी को जो है कुलबुलाहट होने लगती है, उसके पेट में पेचिश पड़ने लगती है कि इसको दाब दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो हम जो है सारे लोगों को अपने पक्ष में कर लेंगे। 2024 में आपको अगर 7 कुर्मी सांसद बने हैं तो मतलब कुर्मी समाज ने आपको वोट दिया है, निषादों ने वोट दिया है, मौर्य समाज ने वोट दिया है। अब 2027 का चुनाव सामने है, क्योंकि 24 के बाद सीधे 27 है, तो 24 में जितना आपने एक 37 बड़ा नंबर होता है लोकसभा में, अगर उतना आपने सीट निकाल लिया है तो 27 में सरकार बनने जा रहे हैं आप लोग। 27 में सरकार यही PDA के लोग अगर समझदारी दिखाएंगे, अगर नौकरियों में अपना हक अधिकार चाहते हैं, अपना थानों में सम्मान चाहते हैं, हमारी बहन बेटियों की जो अस्मिता लूटी जा रही उसके लिए सम्मान चाहते हैं, तो समाजवादी पार्टी की सरकार इनको बनाना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी की हमने पहले ही कहा कि ये सर्व समाज की पार्टी है। नेताजी किसी से भेदभाव नहीं करते थे। नेताजी से जिसने जो भी मांगा, अगर उनके समझ में आया तो उन्होंने उस मांग को तुरंत कभी टाला नहीं, उसको किया। लेकिन योगी सरकार में सबसे बड़ी बात है कि अन्याय भी होता है, अत्याचार भी होता है, बलात्कार भी होता है, अनाचार भी होता है, कदाचार भी होता है। अगर कोई मांग रखने जाता है तो उसके ऊपर लाठी चलाया जाता है। कर्मचारी अपनी मांग करता है, पेंशन की मांग करता है,
कर्मचारी अपनी ग्रेच्युटी की मांग करता है, कर्मचारी अपनी अलायंस बढ़ाने की मांग करता है, कर्मचारी अपनी वेतन बढ़ाने की मांग करता है, चाहे आशा बहुएं हों, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हों, चाहे अनुदेशक हों। अनुदेशक का तो कोर्ट ने कह दिया था कि इनको 16,000 रुपये दिया जाए मानदेय, लेकिन योगी सरकार उसको आज अटकाए पड़े, उनको 7,000 दिया जाता है। तो उनके ऊपर क्या लगा दिया जाता है? कर्मचारियों के ऊपर एस्मा लगा करके उनको रोकने का काम किया जाता है कि अगर कोई आंदोलन करेगा तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि बेसिक से लेकर के अभी देखिए एस्मा इसलिए लगाया गया कि जो बिजली कर्मचारी हैं उनका निजीकरण किया जा रहा है। तो जो निजीकरण किया जा रहा है वो आंदोलन न कर पाए, वो किस तरीके से निजीकरण कर सकें। अब अरावली वाले पे आ गया ना ऑर्डर हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, कि इसको जो है इससे पर्यावरण जो है दूषित होगा, पर्यावरण को रोकने के लिए इसको जो है रोकना जरूरी है। अब तक तो सरकार कह रही थी कि अरावली में पहाड़ी नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं है, ऐसे करके ऑर्डर कर दिया था। आप बताइए कि किस तरीके से, कितने शर्म की बात है, हाई कोर्ट के जजों की जमीर मर गई है क्या? आप आज सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए भला नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट जनभावनाओं को देखते हुए, लोगों के आंदोलन के देखते हुए कि महिलाओं का आंदोलन न भड़क जाए, जनादेश को देखते, जनभावनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, कहा कि नहीं ये जेल में ही रहेंगे और 4 हफ्ते के अंदर अपना जवाब देंगे। हाथरस में एक दलित बेटी के साथ किस तरीके से बर्ताव होता है, यानी कि हिंदू परंपरा के अनुसार उसको जलाने नहीं दिया जाता है, उसकी लाश को पेट्रोल डाल करके जला दिया जाता है, उसके माँ बाप भाई को जलाने का मौका नहीं दिया जाता है। कानपुर में एक लड़की की घटना हुई थी, नाबालिग लड़की की, उसके साथ बलात्कार हुआ था, उसका बाप थानों में दौड़ते दौड़ते थक गया एसएसपी के यहाँ, बाद में आत्महत्या कर लिए उसका पूरा परिवार, इसलिए कि उसको न्याय नहीं मिला। इस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार होता है। ये लोग उदाहरण देते हैं कि देवरिया में यादव बनाम ब्राह्मण किया गया। आप बताइए कि ब्राह्मण बनाम यादव की बात नहीं थी वहाँ पर, बात ये थी कि गलत ढंग से उसके घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा था। तो हम तो अपने समाज के लिए लड़ेंगे ही। हम लोग, अगर योगी जी ये कहते हैं कि हम क्षत्रिय समाज में पैदा हुए हैं, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, तो मेरे लिए गर्व की बात है, सम्मान की बात है। तो ये बताइए कि सभी जातियों के लिए गर्व की बात है। अगर कोई दलित परिवार में पैदा हो गया, अनुसूचित जनजाति में पैदा हो गया, तो क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? उसको सम्मान से जीने का हक नहीं है? आप सामंतवादी व्यवस्था से सरकार को चलाएंगे? ये सरकार अंबेडकर के संविधान से चलेगा योगी जी। और सत्ता में जो मदान है, 30 साल की सरकार बदली है बंगाल में कम्युनिस्टों की, 40 साल तक शासन करने वाले तानाशाहों की सरकार हटी है और जनता ने उन्हें बूटों से और बटों से मार मार करके गद्दाफी जैसे लोगों को हटा दिया था। सद्दाम हुसैन का क्या हश्र हुआ था, गद्दाफी का क्या हश्र हुआ था। इस देश को बचाने के लिए पीडीए के लोगों को और सर्व समाज को आगे आना होगा। जो जागरूक लोग हैं वो समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, हर तरफ कोहराम मचा हुआ, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार, लूट डकैती मची हुई है। आपको पता होगा कि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को, चाहे वो निषाद हो, चाहे वो मौर्य हो, चाहे वो अन्य पिछड़ी जातियां हो, दलितों का एक बड़ा नंबर जो वोट बैंक के रूप में समाजवादी पार्टी के साथ आया 2024 के लोकसभा चुनाव में। अगर 2027 के चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला जो 24 में काम किया है समाजवादी पार्टी के लिए, अगर वो 27 में भी काम करता है तो समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बहरहाल आप अपनी राय देना मत भूलिएगा कि क्या सच में समाजवादी पार्टी 2024 में जिस तरह से उन्होंने यादव और मुसलमानों को मात्र 11 टिकट में सिमटा दिया था और तमाम जो सीटें ये थी वो दलितों को, पिछड़ों को बांटने दिया था, उनको हक दिया था, उसको लेकर अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।